करेंगे तो वो जोन्स बने हुए हैं। वो क्राइटेरिया क्या है कि टेरिटोरियल एरिया के बेस पे, क्लास ऑफ पर्सन के ये, फिर क्लास ऑफ इनकम, बिजनेस इनकम या किस इनकम, या क्लास ऑफ केसेस। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे होल इंडिया में अभी डिफरेंट जोन्स के हिसाब से हर एक असेसी को एक असेसिंग ऑफिसर अलोकेट होता है। अब सेक्शन 120 सबसेक्शन 5 जो बोलता है, जो अभी भी एक्ट में है, वो है कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन का। ये सर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के जरिए ये पॉसिबल हो पाया है ई असेसमेंट। अब कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन क्या है सर? कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन मतलब ये है कि 2 or more assessing officers are assigned one assessee for proper management of work। तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो दिल्ली में है वो भी आपका असेसिंग ऑफिसर, और यहाँ ज्यूरिडिक्शनल एओ है वो भी आपका असेसिंग ऑफिसर। तो दोनों कॉन्करेंटली आपके पास ज्यूरिडिक्शन होल्ड करते हैं। तो ये सेक्शन वो अलाउ करता है, ये लीगल का फ्रेमवर्क। अब 124 सेक्शन है फिर हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है कि टेरिटोरियल एरिया के बेस पे अगर बिजनेस इनकम है असेसी की तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस देखा जाएगा, उसके हिसाब से जुरिडिक्शन डिसाइड होगा। और अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो दूसरे केसेस में प्लेस ऑफ रेसिडेंस देखा जाएगा, उसके हिसाब से जुरिडिक्शन डिसाइड होगा। फिर 127 है जिसमें से ट्रांसफर ऑफ केस हो जाता है, कमिश्नर ट्रांसफर करते हैं एक एओ से दूसरे एओ पे। फिर 129 है अपने पास, जो कि अपॉर्चुनिटी, न्यू इनकम्बेंट आता है, अगर दूसरा असेसिंग ऑफिसर आता है तो आपको अपॉर्चुनिटी देता है वो कि रीएड आप कराना हो, आपको केस दोबारा हियरिंग करानी हो, या पुराना कोई मैटर जो, क्योंकि वो एज इट इज यथास्थिति में प्रोसीड करता है जो पुराना असेसिंग ऑफिसर छोड़ के गया। फिर सर अपने पास एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में सेक्शन 142 नोटिस देने के लिए, 143 असेसमेंट, 144 एक्स पार्टी असेसमेंट, 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, 148 में नोटिस जाता है, 153 भी है अपने पास सर्च सीजर असेसमेंट। फिर 263 264 में कमिश्नर रिवीजन करता है। तो ये हमारा अभी एग्जिस्टिंग असेसमेंट फ्रेमवर्क है। अब सर ऑब्जेक्टिव्स नई स्कीम के क्या हैं, क्योंकि वो नीड से ही निकलते हैं। भाई हमने देखा कि हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट नहीं है, इतना अकाउंटेबल नहीं है, इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसको क्यों ना बना दिया जाए। तो इसलिए सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2018 से सेक्शन 143 सबसेक्शन 3A इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि एक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी। अब एफिशिएंसी कैसे, कि वही मैं बताया पहले आपको कि एक असेसिंग ऑफिसर, अगर पता लगा दिल्ली में ज्यादा काम है और फिरोजाबाद में काम नहीं है असेसिंग ऑफिसर के पास, तो वो अलोकेट करेगा ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम, जिससे कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी है ही सब कुछ। एवरी कम्युनिकेशन इन दिस स्कीम इज हैपनिंग इलेक्ट्रॉनिकली, कि आपका जो भी इवन जो इंटरनल कम्युनिकेशन है बिटवीन द यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट, इन सब यूनिट्स के जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही है। और अकाउंटेबिलिटी तो सर फिक्स हो ही जाएगी जब सब ये दिखेगा। लेकिन एक बात हमको समझनी है कि ये एक सेपरेट कोड नहीं है। सो हाउ these provisions, how this scheme will gel up with the existing provisions of the income tax act, that we have to see। ऐसा हो सकता है कि कुछ सेक्शन इटियोसी हो जाए, जैसा सर सेक्शन 144A, वो सर वो जिसमें जेसी डायरेक्शन देता है एओ को, तो उसमें कि आप इसको असेसिंग का असेसमेंट करिए, तो वो हो सकता है सेक्शन वो स्कीम ने एनविसेज नहीं किया। हो सकता है बाद में, ये अभी नई नई स्कीम है, पहला साल ही है इस साल असेसमेंट का, तो बाद में इन सब त्रुटियों को दूर कर दिया जाए, लेकिन ये एक बड़ा रिफॉर्म है। अब उसके बाद सर हम चलते हैं इसकी टाइमलाइन पे। तो टाइमलाइन मैंने आपको जैसे बताई, 2015 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, अरुण जेटली साहब ने ईमेल बेस्ड असेसमेंट शुरू किए कुछ सिटीज में, उनका रिव्यू सही था, तो 2016 में दूसरे सिटीज में एक्सपेंड किया। फिर 2017 में इनकी एक इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन शुरू की, जिससे असेसमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक होने लगे। पहले तो ईमेल बेस्ड असेसमेंट होते थे, फिर ईमेल से आ गए ये पोर्टल पे, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे, जो आप अभी देखते हो ई प्रोसीडिंग्स टैब, वो 2017 में चालू हुई। अब उसके बाद ये 2018 में
भी वॉलंटरी ऑप्शन था, ऑप्ट आउट आप कर सकते थे ई प्रोसीडिंग से। फिर ये फाइनेंस एक्ट के थ्रू मैंडेटरी जब स्कीम आ गई, जो कि 2019 में सरकार ने नोटिफाई की है, नोटिफिकेशन 61/2019 और 62/2019, जो कि 12 सितंबर को आए, जिसमें इन्होंने, लगते हैं नोटिफिकेशन दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर ये है सर कि 61 में तो उन्होंने स्कीम नोटिफाई की है, 62 में इन्होंने जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उनको मॉडिफाई किया है टू द एक्सटेंट ऑफ द स्कीम, टू द एक्सेप्शन, अडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, जो कि सेक्शन 142 में होंगे या 144 में होंगे या 143 में होंगे, जो प्रोसीजर है नोटिस देने का, वो सब वो इस स्कीम के एक्सटेंट तक मॉडिफाई हो जाएंगे। तो 62 वो बोलता है। अब स्कीम पहली बार इन्होंने 2000 जो अभी असेसमेंट सिलेक्ट हुए पिछले साल 2019 सितंबर में, तो 58,000 केस, 58,000 केसेस ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट हुए रिस्क एनालिसिस के बेस पे, जिसमें स्पेसिफिक इशू पॉइंट आउट हुए। किसी में लिखा हुआ आया कि इनकम फ्रॉम लिकर बिजनेस, किसी में लिखा हुआ आया इनकम फ्रॉम टिम्बर बिजनेस। तो वो सारे यही केस थे कि आपने रिफंड ज्यादा लिया है, प्रॉफिट लो है, तो वो स्पेसिफिक इश्यूज पे। और इस स्कीम में है भी है कि स्पेसिफिक इश्यूज पे ही असेसमेंट होगा, इसमें फुल स्क्रूटनी का प्रावधान है ही नहीं। हालांकि एओ को अगर फुल स्क्रूटनी करनी होगी तो इसमें स्कीम में ये भी है कि कभी भी नेशनल असेसमेंट सेंटर कैन ट्रांसफर द प्रोसीडिंग्स टू द जुडिशनल एओ। तो सरकार ने सिर्फ पोटेंशियल केसेस ही सिलेक्ट किए हैं जो कि इसमें किए गए हैं। अब सर इसका लीगल फ्रेमवर्क कैसे उन्होंने एनविसेज किया, क्योंकि इट हैज टू जेल अप विद द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जो निकाला, मैंने अभी बताया आपको 61/62/2019 का जो एक्ट है 143(3) है, वो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम by notification in the official gazette for the purpose of making assessment of total income or loss of the assessee under subsection 3 as to impart, under subsection 3 बोला है सर। तो 143(3) के लिए आई थी ये स्कीम, रेगुलर असेसमेंट के लिए। इसमें बाकी सर्च असेसमेंट और 147 अभी कवर नहीं थे, लेकिन ये ग्रेजुअली इसको एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि 144 तो अभी एक्सटेंड कर ही दिया इन्होंने फाइनेंस 2020 से। so as to impart greater efficiency, transparency and accountability, सर मैंने आपको बता दिया। इससे होगा क्या, by eliminating the interface between assessing officer, तो without human interface कर देंगे सर, to the extent technologically feasible, फिर optimum utilization of resources and team based assessment, क्योंकि सर ये पूरी टीम बनेगी तो इसमें डायनामिक जुडिक्शन और टीम बेस्ड असेसमेंट है, क्योंकि इसमें टेक्निकल यूनिट भी एक टीम है, असेसमेंट यूनिट भी टीम है, रिव्यू यूनिट भी टीम है, सारी जो इसके पार्ट्स हैं जो यूनिट्स असेसमेंट के, वो भी सारी टीम्स है, ऐसा नहीं है सिंगल आदमी है। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 3 भी क्या बोलता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द स्कीम डायरेक्ट दैट एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू असेसमेंट shall apply with exceptions, modification and adaptation। तो मैंने आपको बताया सर कि इन्होंने एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशन के कुछ सेक्शंस हैं 142(2)(a), 143(3), 120, 127 जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क मैंने जो बताया उसके सारे सेक्शंस को उन्होंने स्कीम के एक्सटेंट तक मॉडिफाई कर दिया है। और ये भी है सर, इसमें जो भी नोटिफिकेशन आएगा दैट शुड बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए, टाइमलाइन डिस्कस कर ली, लीगल फ्रेमवर्क हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं स्कीम पे कि आखिर ये स्कीम है क्या। तो स्कीम इन्होंने ऐसे एनविसेज किया सर इस स्कीम को कि एक बनाया सेंट्रलाइज सेंटर दिल्ली में, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जिसको बोलते हैं, और उसके नीचे 8 रीजनल ई असेसमेंट सेंटर और बनाए हैं जो कि अलग अलग मेट्रोस में इन्होंने बनाए हैं। अब उनके लिए इन्होंने कुल 600 ऑफिसरों को नोटिफाई करा है। सेक्शन मतलब नोटिफिकेशन 77 या 72 करीब आया था, तो उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये 600 ऑफिसर हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया के कॉन्करेंट जुरिडिक्शन को, हर एसएससी को पावर्स एंड फंक्शन एक्सरसाइज करेंगे, कुल 600 ऑफिसर। तो अब इसमें इन्होंने ये बोला है कि स्कीम में ये है सर 8 रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, और फिर उसके नीचे असेसमेंट सेंटर्स के नीचे 4 यूनिट बनेंगी
टेक्निकल यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, असेसमेंट यूनिट और रिव्यू यूनिट। तो असेसमेंट यूनिट का काम क्या है सर? असेसमेंट यूनिट का काम यह है ये इंक्वायरी करना। कोई भी जो आज एओ करता है वो असेसमेंट यूनिट का काम है, इंक्वायरी करना, ये देखना कि आपने प्रॉपर सारा काम, असेसमेंट तैयार करना, केस लॉज वगैरह देखना, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिव्यू यूनिट से भी सजेशंस आएंगे वो असेसमेंट यूनिट को ही देखना है। तो असेसमेंट यूनिट का जो काम है वो ये है, इंफॉर्मेशन एविडेंस फ्रॉम असेसी और एनी अदर पर्सन, इंक्वायरी और वेरिफिकेशन। तो अगर वेरिफिकेशन यूनिट से वेरिफिकेशन करानी है तो असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट करेगी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, फिर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर भेजेगा वेरिफिकेशन यूनिट को, फिर असेसमेंट यूनिट को अगर वैल्यूएशन कराना है या ट्रांसफर प्राइसिंग का कुछ बात ओपिनियन है या टेक्निकल कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड टेक्निकल कुछ बात है तो वो टेक्निकल यूनिट को रिक्वेस्ट डालेगी। टेक्निकल यूनिट रिक्वेस्ट सारी जो जाएंगी वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू जाएंगी। तो ई असेसमेंट सेंटर फिर टेक्निकल यूनिट को बोलेगा, फिर टेक्निकल यूनिट फिर दोबारा अपना नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को कम्युनिकेट करेगी, फिर असेसमेंट यूनिट को जाएगा। अब असेसमेंट यूनिट के ऊपर है वो इनकॉर्पोरेट उसको करता है या नहीं करता है। फिर जो रिव्यू यूनिट है उसका काम ये है सर कि ऑर्डर में रिव्यू देखना कि अभी आजकल की डेट में जो ऑर्डर है वो आपको पता है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। असेसिंग ऑफिसर कई बार तो जो जिस मैटर्स पे डिसअलाउंस और होता है वो प्रॉपर लिखता ही नहीं है, एडिशन जिस मैटर्स पे होता है तो एक प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर है या नहीं, केस लॉस प्रॉपर इनकॉर्पोरेट किए नहीं किए ऑर्डर में, और जो मटेरियल एविडेंसेस थे वो इसमें लिए नहीं लिए, ये सब काम रिव्यू यूनिट देखेगी। तो रिव्यू यूनिट देखने के बाद, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस बनाया है इन्होंने सर, ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन टूल, जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एक इन पे ऑर्डर, ड्राफ्ट ऑर्डर जो होगा असेसमेंट यूनिट का उस पर चलाएगा और उसे ये पता लग जाएगा कि भाई ये इसमें ये कमी है तो इसको दोबारा आप सही करिए। अब सर इसमें काम कैसे होगा कि जो नोटिस आया था हमारा एक, इस बार आपने असेसमेंट में देखा होगा 143(2) में नोटिस आया, फिर आप रिप्लाई कर रहे हो, तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने असेसमेंट यूनिट को केस असाइन कर दिया। फिर असेसमेंट यूनिट ने रिक्वेस्ट किया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से फॉर ऑब्टेनिंग फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम असेसी या फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन या टेक्निकल असिस्टेंस, क्योंकि वो टेक्निकल यूनिट करेगी और इंक्वायरी और वेरिफिकेशन यूनिट करेगी, और ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन तो 142 सबसेक्शन 1 में नोटिस सभी को आ गए। इंक्वायरी स्पेसिफिक थी कि भाई ये आप इन पॉइंट्स पे अपना रिप्लाई करो, जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया उनका पोर्टल बंद भी हो गया। तो असेसमेंट यूनिट ने रिक्वेस्ट डाल के असेसमेंट चालू किया। उसके बाद असेसमेंट यूनिट ने, अब ये असेसमेंट यूनिट को देखना है, असेसमेंट यूनिट विल राइट अ ड्राफ्ट ऑर्डर। जो आपने रिटर्न इनकम दिखाई है उसको या तो एक्सेप्ट करेगा वो या उसमें एडिशन करेगा। तो अगर एडिशन करता है तो वो जो ऑर्डर है वो ड्राफ्ट ऑर्डर, वो इट हैज टू सेंड टू द NEAC आइदर एक्सेप्टिंग और मॉडिफाइंग। फिर NEAC जो है वो ड्राफ्ट ऑर्डर रिसीव करेगा और NEAC को लगता है कि ठीक है तो वो फाइनलाइज कर देगा ड्राफ्ट ऑर्डर को। फाइनलाइज बिना शो कॉज के नहीं करेगा, अगर एडिशन है उसमें तो वो शो कॉज देगा असेसी को इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन। तो शो कॉज में असेसी को बताना है कि भाई ये क्यों ना आपके में ऐड कर दिया जाए, तो ये रीजनेबल कॉज अगर उसके असेसी जो रिस्पांस देगा वो फिर दोबारा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास जाएगा, वो रिस्पांस जो है वो दोबारा असेसमेंट यूनिट के पास जाएगा। तो असेसमेंट यूनिट ये देखेगा कि उस रिस्पांस से उसको अपना ऑर्डर, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो चेंज करना है या नहीं करना है। तो उसको अगर चेंज करना है तो क्या जो असेसी ने बात बोली है उसे एक्सेप्ट करना है, या नहीं एक्सेप्ट करना है तो फिर दोबारा फिर NEAC को फॉरवर्ड कर देगा ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसमेंट यूनिट। फिर NEAC दोबारा उसको फाइनलाइज कर सकता है या रिव्यू करने के लिए रिव्यू यूनिट को दे सकता है। तो शो कॉज जब जाएगा, अगर रिस्पांस नहीं आया असेसी से तो सर फिर तो फाइनलाइज ही हो जाएगा असेसमेंट, क्योंकि रिस्पांस का जो टाइम है वो भी 15 दिन है।
तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। आपको ऑल्टरनेटिवली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल्टरनेटिवली चेक करते रहें, या असेसी आपका इतना विजिलेंट हो कि आपको एसएमएस जो आए हैं उसको रियल टाइम अलर्ट्स वो बता दे आपको। तो जो रिस्पॉन्स अगर असेसी से आया तो वो रिस्पॉन्स असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फिर वो रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगे। रिव्यू यूनिट will decide after reviewing whether it is to concur with the draft order, और कॉन्कर कर दिया तो फिर सर एनईएसी फाइनलाइज कर ही देगी, और मॉडिफिकेशन है तो फिर शो कॉज देगी। या फिर रिव्यू यूनिट सजेस्ट मॉडिफिकेशन भी कर सकती है कि भाई ये आपने ये केस लॉ नहीं डाला, इसमें ये मटेरियल जो चीजें थी जिस बेसिस पे एडिशन था, जिस बेसिस पे वो तो आपने इसमें पूरा बात लिखी ही नहीं, तो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है आपका, तो मॉडिफिकेशन करिए। तो मॉडिफिकेशन असेसमेंट यूनिट करेगी, फिर दोबारा वो फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर जो बनेगा वो दोबारा उसको फॉरवर्ड करेगा एनईएसी को। तो ये सर टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा आपका, ये जब तक टाइमलाइन आपकी खत्म नहीं हो जाएगी असेसमेंट की, तब तक ये चलता रहेगा, अल्टीमेटली टेस्ट टू एंड। फिर अब ये तो हो गया प्रोसीजर। अब इसमें असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद एनईसी जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स एनईसी जो है वो एओ को ट्रांसफर कर देगी। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो है वो सारे रिकॉर्ड्स असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर देगी। किस लिए सर? कि अगर कोई पेनल्टी लगानी है, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, कोई कलेक्शन है, रिकवरी है डिमांड की, तो वो काम करने का, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक 154 का, गिविंग इफेक्ट टू एपेलेट ऑर्डर्स, फिर सबमिशन ऑफ रिमांड रिपोर्ट और एनी अदर रिपोर्ट। तो ये रिमांड रिपोर्ट वाला काम भी असेसिंग ऑफिसर, आपका जुरिडिक्शनल जो असेसिंग ऑफिसर है, क्योंकि रिकॉर्ड सारा उसके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो वो ये काम करेगा। प्लस प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन लॉन्चिंग के लिए सैंक्शन लेना है, वो सब काम भी असेसिंग ऑफिसर, जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर आपका करेगा। और ये एनईसी ट्रांसफर तो कभी भी कर सकती है आपका ऑर्डर। अब सर अब प्रोसीजर क्या है, एक्चुअल में असेसमेंट हो कैसे रहा है, अब ये देखिए आप। ये तो हो गया स्कीम में जो इन्होंने एनविसेज किया है। एक इसमें आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इसमें नेशनल ई असेसमेंट सेंटर और यूनिट्स के जो मेंबर्स होंगे, तो स्कीम में लिखा है कि एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सच अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी, ministerial staff, executive और consultant as considered necessary by the board। तो जो भी स्टाफ उसको चाहिए वो सब इसमें यूनिट्स में रहेगा। अब जो स्कोप ऑफ द स्कीम है वो सारे असेसीज पे, जो उस पे जुरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया। प्रोसीजर जो असेसमेंट का है वो मैंने आपको बता दिया कि ये पहले 143 143, ये देखिए सर 143(2) का जो नोटिस आएगा वो इस तरीके से आएगा। इसमें लिखा होगा टू असेसी का नाम, पेन नंबर वगैरह, असेसमेंट ईयर, क्योंकि पहला साल 18-19 था, और नोटिस नंबर लिखा होगा, ये डिन नंबर जो आप every notice has to be DIN number has to be mentioned on every notice of income tax department। 28 सितंबर की डेट में ही सर इन्होंने सबको ज्यादातर नोटिस भेजे थे, 58,000 केस ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट किए थे। और ये लिखिए लिखा हुआ है सर, नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 143(3)(a) एंड 143(3)(b। और फिर इस नोटिस में आपके इश्यूज मेंशन होंगे। तो स्पेसिफिक इश्यूज पे असेसमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेसिफिक इश्यूज जैसे इनकम, अब इस इनकम फ्रॉम लिकर बिजनेस। अब उनको इनकम फ्रॉम लिकर बिजनेस में कई लोग ये सोचेंगे या इनकम फ्रॉम टिम्बर बिजनेस या कुछ टीसीएस वाले जो केसेस हैं या टीडीएस वाले कॉन्ट्रैक्टर का वो केसेस है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है इनकम फ्रॉम दिस बिजनेस। तो उसमें भाई आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन ये उठता है कि बिजनेस तो ठीक है, स्कोप क्या है आपका इंक्वायरी का। तो उसके लिए फिर 143(2) का जब नोटिस आया तो आप इसमें वॉलंटरी सर अपनी आप कंप्लायंस कर सकते हो, सारी चीजें खुद ही दे सकते हो, क्योंकि 143(2) में और 142(1) जो स्पेसिफिक क्वेश्चनर होता है उसमें यही अंतर है कि 142(1) में तो असेसिंग ऑफिसर मांगता है और 143(2) में आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देते हो।
तो 143(2) में जब नोटिस आया ये कि इनकम फ्रॉम लिकर बिजनेस या ये, तो आप तभी पूरी वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, लेकिन आपको यही नहीं पता था कि इसमें स्पेसिफिक इशू है क्या, क्योंकि इनकम फ्रॉम लिकर बिजनेस तो बहुत वेग है, अब बिजनेस तो पूरा है, इसमें क्या करना है आपको। तो सर उसमें एक्चुअल में जो ये आ रहा है वो ज्यादातर आप या तो उन केसेस में क्वेश्चनेयर का वेट करिए, क्वेश्चनेयर अब सभी को ज्यादातर आ गए होंगे, और नहीं तो आप ये मान के कि ये टीसीएस आपने लो प्रॉफिट दिखाया, टीसीएस क्लेम किया, इस वजह से रिफंड वाले केसेस में सरकार ने ये पोटेंशियल केसेस जो ना रिस्क एनालिसिस के बेस पे लगते हैं वो असेस किए हैं, तो उस बेस पे आप वॉलंटरी भी कंप्लायंस कर सकते हैं। तो 142(1) का जो 143(2) से जो स्पेसिफिक इंक्वायरी शुरू हुई, इस नोटिस से शुरू हुई, फिर उसके बाद सर इसका आपको रिप्लाई करना है 15 दिन में। तो 15 दिन में आपके पास ये जब नोटिस आया तो सबके पास रियल टाइम अलर्ट आया। अब रियल टाइम अलर्ट जो आया है वो एसएमएस पे आया, आपके ईमेल पे आया, और आपके उस पे भी सर जो पोर्टल है उस पे भी आपको दिख रहा है नोटिस। तो 3 तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। अब 15 दिन में अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो कई लोगों की विंडो भी बंद हो गई है सर, तो उन केसेस में या तो एक्स पार्टी असेसमेंट हो जाएगा, जो कि अनलाइकली है क्योंकि पहला साल है तो टाइम अलाउ करेंगे ये, तो आपको नोटिस भी आएगा, हो सकता है नोटिस आया आपको पेनल्टी का, क्यों ना आप पेनल्टी लगा दीजिए, तो आप रीजनेबल कॉज उसमें दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे कारण थे कुछ, तो वो दोबारा आपका पोर्टल खुल जाएगा। और तो आपको ध्यान रखना है सर 15 दिन की टाइम लिमिट, 15 दिन की टाइम लिमिट बहुत क्रूशियल है, और क्योंकि टाइम बेस्ड असेसमेंट है, इस साल तो सितंबर से सरकार ने बढ़ाकर दिसंबर कर दिया, लेकिन अगर सोचिए आप सितंबर ही रहता तो कितना कम टाइम है, और अगर टाइम बेस्ड आप कंप्लायंस नहीं करेंगे क्योंकि टू एंड फ्रो मूव करेगा डिफरेंट यूनिट्स के बीच में, तो उनको भी टाइम चाहिए, फिर आपके पास आएगा दोबारा, तो ज्यादा इसमें आपकी एडजॉर्नमेंट्स भी आप अननेसेसरीली नहीं ले पाएंगे। फिर सर आपने जब नोटिस आया तो फिर उसका कंप्लायंस कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टैब बना हुआ है सबमिट ऑप्शन, रिस्पॉन्स की ड्यू डेट आ रही है सर, देखिए इशूड ऑन 28 सितंबर 2019 और 15 दिन लगा के इससे 13 अक्टूबर 2019 तक रिस्पॉन्स की ड्यू डेट है। तो आपने अगर इसमें इस पर्टिकुलर टाइम में रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया तो आप व्यू ऑप्शन करके देख सकते हैं कि आपने रिस्पॉन्स भी क्या सबमिट किया है, और रिस्पॉन्स सबमिट करने के टाइम पे आपसे वो पूछता है कि आप किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स इसमें रिप्लाई में किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं। तो उसमें आप बैंक स्टेटमेंट्स, जो भी पास्ट ऑर्डर्स हो, बैलेंस शीट्स हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, कुछ भी आप उसमें अटैच कर सकते हो। और सर ये ध्यान रखिएगा इसमें कवरिंग नोट जरूर बनाएं आप, कवरिंग नोट, एवरी रिप्लाई हैज टू हैव अ कवरिंग नोट, क्योंकि जब आपको ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पर्सनल हियरिंग का प्रावधान भी है इसमें, अल्टीमेटली जब आपकी बात समझ में नहीं आ रही है असेसिंग ऑफिसर को और वो शो कॉज देता है तो आप पर्सनल हियरिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें पर्सनल हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पर्सनल हियरिंग होगी तो उसमें अगर आपके जो रिप्लाईज हैं उस पर नंबरिंग नहीं है प्रॉपर, तो फिर आप कैसे कहोगे सर पेज नंबर इतना पे हमारा ये रिप्लाई है, तो प्रॉपर नंबरिंग शुड बी देयर, प्रॉपर कवरिंग नोट शुड बी देयर, और जो रिप्लाई है उसमें आप ये बात लिखें कि ये इस नोटिस के रेफरेंस में ये रिप्लाई है। वैसे तो नोटिस आता है इसमें, लेकिन कई कई बार डबल भी आ जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक और टैब है सर रिस्पॉन्स व्यूड बाय एओ, तो एओ जब आपका नेशनली असेसमेंट सेंटर या असेसिंग यूनिट जब आपका रिस्पॉन्स देख लेगी तो इसमें ये टैब भी आपका खुल जाएगा। अब जब ये नेशनल ई असेसमेंट सेंटर किसी भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को असाइन कर देगी आपका केस अंडर एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। अब ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे सर तो स्कीम में ये डेफिनेशन है, मींस एन एल्गोरिथम फॉर रैंडमाइज्ड एलोकेशन ऑफ केसेस बाय यूजिंग सूटेबल टेक्नोलॉजिकल टूल्स इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विद अ व्यू टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने आपको जैसे बताया सर कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
तो जहां असेसिंग ऑफिसर के पास काम नहीं है उसे वहां अलोकेट कर दिया जाएगा उस रीजनल असेसमेंट सेंटर के रिस्पेक्टिव यूनिट्स में। अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन सर क्या रखा है, मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन नोटिस का ईमेल पे आएगा आपके नोटिस, आपके जो आपने प्रोफाइल सेक्शंस में ईमेल रजिस्टर्ड कर रखा है कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट में, या जो आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का ईमेल है, या आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पे दे दिया था। क्योंकि सर ईमेल की भी जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उसकी भी इन्होंने 6 तरीके से ईमेल एड्रेस हो सकता है। ईमेल एड्रेस जो आप पहला ये बोलते हैं कि ईमेल एड्रेस जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अकाउंट ऑफ द एड्रेसी रजिस्टर्ड एंड डेजिग्नेटेड पोर्टल। फिर दूसरा ईमेल एड्रेस जो आपने लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी उसमें जो ईमेल एड्रेस आपने दिया उस पर भी आ सकता है। फिर ईमेल एड्रेस जो आपके पैन नंबर डाटाबेस में जो एड्रेस ईमेल है, आपने जो पैन नंबर अप्लाई करते समय दिया था या मॉडिफिकेशन करते समय दिया था, तो वो ईमेल एड्रेस। फिर चौथा सर के जो आधार डाटाबेस में जो ईमेल एड्रेस है वहां से भी ये आपका उठा सकते हैं ईमेल एड्रेस। फिर पांचवा है सर जो एमसीए की साइड में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, कंपनीज में, एलएलपीज में जो डाटाबेस में ईमेल एड्रेस है वहां से भी ईमेल एड्रेस पे ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। और छठा है सर के एनी ईमेल एड्रेस मेड अवेलेबल बाय द एड्रेसी टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सच अथॉरिटी। तो आपने किसी भी तरह उनको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया उस ईमेल एड्रेस पे, तो इसमें ईमेल एड्रेस सारे कवर्ड है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको नोटिस आया ही नहीं सर, नोटिस कैसे आएगा, क्योंकि नोटिस तो बिना ईमेल रजिस्ट्रेशन के तो आजकल कोई रिटर्न जाती नहीं है। फिर उसके बाद एसएमएस सर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे जो प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट में रजिस्टर्ड है उस पे एसएमएस आएगा। और तीसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इनकम टैक्स पोर्टल, जो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप अपना ई प्रोसीडिंग्स जो टैब है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपका नोटिस भी दिखेगा। फिर जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं सर, वो ई प्रोसीडिंग सेक्शन से ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं पोर्टल के। और कोई इसमें मैकेनिज्म नहीं है कि आप ईमेल पे नोटिस आया तो ईमेल पे ही आप रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं सर, ईमेल पे रिप्लाई नहीं करना आपको। प्रोसीडिंग्स ई प्रोसीडिंग्स का जो पोर्टल है, जो उनका टैब है, उसी में जाके आपको रिप्लाई करना। अब ये मैंने आपको बताया कि इंक्वायरी जो असेसमेंट की है वो स्पेसिफिक क्वेश्चनेयर्स असेसिंग ऑफिसर ने दिए 142(1) में, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली इशू है। उस पर डिजिटल सिग्नेचर आप अगर एंड में देखेंगे तो उस पर साइंड ऑन सच एंड डेट एंड टाइम भी लिखा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो और सेक्शन वाइल फाइलिंग इज रिस्पॉन्स, तो असेसी को ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 14 जो रूल में ये है कि भाई डिजिटल सिग्नेचर लगा के आप अपना रिप्लाई फर्निश करिए, या तो वो आप यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर बाय द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर के लिए तो कंपलसरी है सर डिजिटल सिग्नेचर, लेकिन हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप लोग उसको वेरीफाई नहीं भी, क्योंकि जब आप सबमिट करोगे तो वो पूछता है कि डू यू वांट टू ई वेरीफाई, तो आप ई वेरीफाई यस करोगे तो वो डिजिटल सिग्नेचर मांगेगा या आधार ओटीपी मांगेगा, और अगर आप नो कर देते हो तो वैसे भी रिप्लाई सबमिट हो जाता है। फिर ऑल ऑर्डर्स कम्युनिकेशन नोटिसेस इशूड टू द असेसी शैल बी शाइन डिजिटली, ये मैंने बता दिया आपको। और ऑनलाइन ये आपको ध्यान रखना है सर कि ऑनलाइन सबमिशन जो होना है वो ऑफिस आवर्स तक ही है, ऐसा नहीं रात को आपने कर दिया उस दिन तो वो कंप्लाइंट माना जाएगा। जैसे इसमें ड्यू डेट थी 13 अक्टूबर, तो अगर 13 अक्टूबर को शाम को आपने पता लगा 8 बजे किया तो भाई ऑफिस आवर्स नहीं है वो, तो आपका वो रिप्लाई काउंट ही नहीं होगा। तो ऑन दिस बेसिस ऑल्सो आपका हो सकता है पोर्टल ही बंद हो जाए। फिर आपको कुछ जो पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं सबमिट करते हुए, वो ये ध्यान रखने हैं कि सर जो सबमिशन है वो प्रॉपर, मैंने बताया आपको कवरिंग लेटर, ये मैंने बता चुका हूँ, प्रॉपर पेज नंबर होने चाहिए, क्योंकि पर्सनल हियरिंग जब होगी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो उसमें जैसे अभी आप अपील्स में जाते हो सीआईटी अपील्स में या आईटीआईटी में या ऊपर, तो उसमें आप स्पेसिफिक पेज पे बोल के कि सर दिस ऑन दिस एंड दिस पेज ये लिखा हुआ है, ये जजमेंट कोटेड है, तो ये मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये है।
तो इसलिए पेज नंबर होना आपके सबमिशन में बहुत जरूरी है। और प्रॉपर, तो इसलिए सर टाइपिंग बॉक्स में जो ऑप्शन होता है रिप्लाई में, इट इज एडवाइज टू राइट योर रिप्लाई इन लेटर फॉर्मेट गिविंग रेफरेंस टू नोटिस एंड कवरिंग लेटर। तो नोटिस का रेफरेंस, डिन नंबर उसका, और उसका कवरिंग लेटर का रेफरेंस। इसमें जो सर अटैचमेंट है वो पीडीएफ और एक्सेल फॉर्मेट में होंगे, और मैक्सिमम साइज 5 MB से ज्यादा नहीं हो सकता अटैचमेंट का। मैक्सिमम इसमें 10 अटैचमेंट एक बार में मतलब आप एक नोटिस जो मैंने दिखाया था ना आपको, ये जो मैंने आपको नोटिस दिखाया था, उसमें नोटिस में आप एक नोटिस का रिस्पॉन्स कई बार दे सकते हो, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है फुल रिस्पॉन्स या पार्शियल रिस्पॉन्स। तो अगर आपको लगता है कि 142 एक में आपने सब कुछ, सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं, तो आप फुल रिस्पॉन्स दीजिए। और फुल रिस्पॉन्स में आपको फिर उसमें जो भी पॉइंट्स अगर नॉट एप्लीकेबल है एसएससी पे, तो आप अपने कवरिंग जो लेटर बनाएंगे उसमें आप लिखिए पॉइंट्स में कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द एसएससी। और अगर आप पार्शियल रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने या उसमें टाइम लगे, तो आप पार्शियल रिस्पॉन्स कीजिए अभी, जिससे कि आपको बाद में और आप उसको टाइम मिल जाए और आप कर सकें। तो इसमें एक बार में 10 अटैचमेंट आ सकते हैं। द अटैचमेंट में कोई स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस अलाउड नहीं है अटैचमेंट के नाम में। जैसे आपने नाम लिखा तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस अलाउड नहीं है। इट इज एडवाइजेबल कि आप जब, ये मैंने आपको बता दिया सर, फुल एंड पॉइंट्स होने चाहिए फुल रिप्लाई में। सबमिट रिप्लाई 15 दिन में रिप्लाई सबमिट करेंगे। अगर नहीं किया तो एक्सपायरी ऑर्डर हो सकता है, जो कि अब आजकल कोविड के टाइम पे हो सकता है, अनलाइकली है। It is advisable to make a system wherein on alternate days you check on e-proceedings if any notice has been issued by the department. ये सर आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, लेकिन सर अगर आपको लगता है कि आपका असेसी विजिलेंट है, पढ़ा लिखा है, तो वो तो बता देगा। लेकिन आगरा में तो स्पेशली आप कई असेसी ऐसे भी हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि नोटिस मोबाइल पे क्या आया, मैसेज क्या आया। आजकल वैसे अवेयरनेस बहुत हो गई, हर कोई बता देता है, लेकिन तब भी थोड़े बहुत केस होते हैं। तो उन केसेस में आपको पता है कि भाई ये एसएससी का हमें चेक करना है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। और वैसे भी केसेस बहुत कम आए हैं, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। अब सर ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये रिस्पॉन्स, तो इसमें सबमिट आप कई बार कर सकते हैं इस लिंक पे। अब जो सर स्कीम है उसमें मैं एक आपको बता देता हूं बात कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर इन केस ऑफ इन कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अगर उन्हें लगता है कि आपने कंप्लायंस नहीं की, तो एक्सपायरी ऑर्डर तो हो ही सकता है सर वो, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट होता है। पहले आपको नोटिस पेनल्टी का भी आएगा, क्या इसका रिप्लाई, नोटिस का आपने रिप्लाई नहीं किया तो आप क्यों ना आप पे पेनल्टी लगा दी जाए, इसका शो कॉज। तो देन यू हैव टू, जो प्रोसीजर उसका सेम ही है, नेशनल असेसमेंट सेंटर आपको असाइन करेगा, आपको रिस्पॉन्स देना है, फिर वो कॉरेस्पॉन्डिंग असेसमेंट यूनिट के पास जाएगा, वो ड्राफ्ट पेनल्टी ऑर्डर बनाएंगे, और पेनल्टी ऑर्डर ड्राफ्ट बनाने के बाद आपको फिर दोबारा वो बस आप कॉपी सर्व कर सकते हैं उसकी। नेशनल असेसमेंट सेंटर आपको ड्राफ्ट मतलब पूरा ऑर्डर प्रोवाइड करा देगा, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। अब इसमें एपीलेट प्रोसीडिंग्स में ये बात भी लिखी हुई है सर कि जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है, द नेशनल असेसमेंट सेंटर स्कीम एन अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट, जो असेसमेंट नेशनल असेसमेंट सेंटर करेगा उसकी अपील कहाँ होगी, जुडिक्शनल एओ के पास, या आपका जो नेशनल असेसमेंट सेंटर का एओ है वो उसके पास। तो सर इसमें स्कीम में क्लैरिफाई कर दिया है कि जो अपील है
वो आपका जुडिशनल एओ के पास, जो रेलेवेंट कमिश्नर अपील्स है उसके पास ही अपील होगी। और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें, वो एक्सक्लूसिवली असेसमेंट यूनिट्स के बीच में भी इंटरनल कम्युनिकेशन भी इलेक्ट्रॉनिक है पूरा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि कौन क्या कहाँ है। और जो नेशनली असेसमेंट सेंटर का असेसी के साथ या डिफरेंट यूनिट्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो नेशनल असेसमेंट सेंटर के साथ है, तो वो भी सारा इलेक्ट्रॉनिक ही है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑथेंटिकेट कैसे होंगे सर? डिजिटल सिग्नेचर से होंगे। ये कब मान लिया जाएगा कि आपको डिलीवर हो गया? तो इसमें सर ये भी बोला है कि आपके ईमेल वो जो रजिस्टर्ड पोर्टल है उसमें ई प्रोसीडिंग्स टैब में आ गया तो मान लिया जाएगा डिलीवर हो गया। आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे पहुंच गया तो ये मान लिया जाएगा डिलीवर हो गया। और आपके अगर मोबाइल ऐप पे असेसी मोबाइल ऐप बना रखा है इनकम टैक्स ने एक, उस पे भी अगर आ गया एंड फॉलोड बाय रियल टाइम अलर्ट, तो रियल टाइम अलर्ट भी आएगा सर मोबाइल पे, तभी माना जाएगा कि आपको ये नोटिस डिलीवर हो गया है। क्योंकि अभी तो हम बहुत केसेस में डिलीवरी चैलेंज करते हैं सर कि हमें डिलीवर ही नहीं हुआ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस नहीं हुआ। तो सर्विस ऑफ नोटिस लगभग इन्होंने रिडंडेंट ही कर दिया है, लेकिन वो बाकी जो असेसमेंट्स हैं 147 सर्च असेसमेंट उसमें तो आएगा ही काम। फिर उसके बाद ये बोलते हैं सर कि जैसे ही इनका हैश कोड जनरेट होगा नोटिस का, तो वो मान ये मतलब जैसे आपने रिस्पांस दिया तो उसमें एक हैश कोड जनरेट होता है असेसी ने जो रिस्पांस फाइल किया, तो वो हैश कोड जैसे जनरेट होगा ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना रिस्पांस जो है वो कम्युनिकेट कर दिया है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को। फिर इसमें ये भी बोला है कि नो पर्सनल अटेंडेंस, वो तो इसका सर स्कीम का बेसिक है ही कि फेसलेस असेसमेंट है, तो आप दिल्ली पता लगा रीजनल असेसमेंट सेंटर में नहीं जा सकते। जो भी वीडियो पर्सनल हियरिंग होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपके एंड पे अवेलेबल है तो आप उससे कर सकते हैं, या अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम भी आपको बता देंगे कि आप यहाँ चले जाइए, वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे वो टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके, ताकि कोई असेसी ये प्ली ना ले पाए कि भाई मुझे पर्सनल हियरिंग का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे पास ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा ही नहीं है। फिर सर तो लगभग ये स्कीम आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें जो आपके इश्यूज, हाँ सर, जो इसमें हर्डल्स आ सकते हैं, हर्डल्स इन ई असेसमेंट। अब ई असेसमेंट में हर्डल्स क्या हैं? वर्कलोड, ह्यूज वर्कलोड एज ऑल डाटा हैज टू बी कन्वर्टेड डिजिटली। वर्कलोड बहुत है सर, आपको हर फाइल को स्कैन करना पड़ेगा पीडीएफ को बार बार, फिर वो स्कैन करके लोड होगा, तो पता लगा आपने पूरे जजमेंट्स स्पेशली बहुत स्कैन करने पड़ रहे हैं, या रिप्लाईज, या बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, और बैंक स्टेटमेंट्स, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट्स। सर असेसीज के बैंक स्टेटमेंट्स तो करंट अकाउंट तो बहुत मोटे मोटे और सीसी अकाउंट इतने मोटे मोटे होते हैं, तो वो पूरे इसमें जो लिमिट है अटैचमेंट की जो बहुत कम है, तो रिकमेंडेड है, शायद उन्होंने 50 MB कर भी दिया अब लिमिट, तो उसमें भी हमारे एक आध दो केस में इशू आया भी था कि वो इतना ले नहीं पा रहा था साइज की वजह से, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबा था, तो वो भी फिर आपको पार्ट में करना पड़ेगा स्टेटमेंट। तो सर ह्यूज वर्कलोड, क्योंकि हर चीज डिजिटली है, और फिर हमारे असेसिंग ऑफिसर्स इतना डिजिटल रीडिंग के लिए अभ्यस्त नहीं है। फिर टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस मे बी एक्सपेक्टेड लाइक सर्वर क्रैश, अनएक्सपेक्टेड रश एंड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो सर ये टेक्निकल दिक्कतें तो है ही, हमारे देश में इतनी अभी कर दिया है, तो हालांकि जीएसटी बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा अब इन्होंने इन्फोसिस ने टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया है, उसको फर्दर रियल टाइम बेसिस पे इम्प्रूव होता रहता है वो। तो शुरू में टेक्निकल ग्लिचेस भी आएंगे, अब मुझसे फिर सीखेंगे भी, हो सकता है सर्वर क्रैश हो जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना हो पाए,
वो देखेंगे, लेकिन उनके पास हमेशा एक ऑप्शन है सर, वो ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स आपके जुडिक्शनल एओ को। फिर असेसी विल फाइंड कंप्लायंस कम्बरसम व्हाइल अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सर बहुत डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं, तो बहुत आपको कम्बरसम लग सकता है। फिर प्रेशर टू फिक्स टेक्नोलॉजिकल बग्स, रियल टाइम बेसिस पे जैसे जीएसटी में इन्फोसिस कर रहा है रियल टाइम बेसिस पे, तो क्या इनके इतने जो बग्स आएंगे इसमें या एरर्स आएंगे, तो वो खैर टीम तो पूरी होगी सरकार के पास, तो कितना वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, हेल्प डेस्क कितना काम करेगा अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इशू आता है। जैसे कई लोगों ने बताया कि उनके पोर्टल बंद हो गए, अब वो खुल नहीं रहे हैं, तो उसमें हो सकता है आप उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए या आपको पेनल्टी का नोटिस आ जाए। फिर सर प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्स सेंड बाय द असेसी। अब सर आज की डेट में जो हम फिजिकली प्रेजेंट होके एओ को समझाते हैं वो तो वो समझ पाता नहीं अच्छी तरह, तो ये इसकी कैसी गारंटी है कि हम लोग जो रिस्पॉन्स फाइल करेंगे वो उसको समझ में आए। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप होगा वो कैसे सर दूर होगा, तो इसलिए आप इंश्योर करिए अपने रिप्लाईज में कि सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज करना है। और जो आप रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं उसको एग्जाम अपने केस लॉस से उसको सपोर्ट करिए, और इसको लिए टाइम बाउंड कंप्लायंस विद नो फिजिकल हियरिंग्स टू एक्सप्लेन द इश्यूज। ये सर जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल हियरिंग नहीं है तो हम समझाए कैसे उसे, लेकिन आपको इसमें पर्सनल हियरिंग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिलेगी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कितनी वो आप एक बार में उसको समझा सकते हैं, वो कितना समझ पाएगा, कम्युनिकेशन गैप कितना होगा, तो वो भी एक देखना है। आगे चल के हम देखेंगे इसको कि कैसे हो पाता है वो। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग कोरोना के टाइम पे काफी कुछ सीख गए हैं टेक्निकली काम करना, तो होपफुली ये अच्छा ही होगा। फिर ये हर्डल्स सर इसमें आ सकते हैं। उसके बाद जो लीगल इश्यूज एंड चैलेंजेस है, अब सर मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये जो स्कीम आई है वो कोई सेपरेट कोड नहीं है। ये स्कीम वी हैव टू सी हाउ इट जेल्स अप विद द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो इसमें कुछ इश्यूज आएंगे, जैसे कुछ सेक्शन इटियोस ही हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 144A जो कि जिसमें जेसी डायरेक्शन देता है एओ को, तो वो सेक्शन हो सकता है आपका यूज ही ना हो। अब आपके जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि सर 15 डेज टाइम लिमिट है। व्हाट अबाउट एडजॉर्नमेंट्स फॉर एडिशनल टाइम? अब आपने एडजॉर्नमेंट मांगा, सर आज की डेट में तो जो लीगल प्रेसिडेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है वो ये है कि अगर आपने एडजॉर्नमेंट मांगा, ऑनलाइन अपलोड कर दिया और उसका कोई रिस्पॉन्स असेसिंग ऑफिसर नहीं देता है, तो इट इज डीम्ड एडजॉर्नमेंट। आपको उतने दिन के लिए, हाँ आपको एडजॉर्नमेंट ऐसा वेग नहीं, आपको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा कि मुझे 2 दिन का या 1 हफ्ते का या 3 दिन का एडजॉर्नमेंट चाहिए, तो उसके लिए डीम्ड एडजॉर्नमेंट होता है सर आज की डेट में जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है। लेकिन अब ये जब फेसलेस हो गया, ये ई असेसमेंट स्कीम आई है, तो इसमें वो जुडिशियल प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा, रिस्पॉन्स वहां से आपका आएगा या नहीं आएगा, ये देखना आप सब कुछ देख भी रहे होंगे इसमें। तो एडजॉर्नमेंट्स आप ले सकते हैं स्पेसिफिक रीजंस के साथ, मिलेगा भी। और अभी तो कोरोना की वजह से सारी जो प्रोसीडिंग्स थी असेसमेंट ईयर 18-19 की वो सब रुकी हुई हैं, तो जैसे ही अभी चालू होंगी तो पता लगेगा सर। फिर दूसरा इशू सर इसमें ये आ सकता है कि व्हाट अबाउट रीअसेसमेंट ऑफ केसेस डिसाइडेड अंडर 143(3) ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। अब सर इसमें क्या है कि स्पेसिफिक इश्यूज पे स्क्रूटनी है ऑनलाइन जो फेसलेस है इस स्कीम में। तो अब आपने जब वो स्पेसिफिक इशू, इतनी आपकी असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट है, आपकी रिव्यू यूनिट है, सबने मिलके पूरी अच्छी तरह जान समझ के सब देख लिया,
फिर आप उसका सर रीअसेसमेंट कैसे करोगे? तो देयर हैज टू बी टेंजिबल मटेरियल, मतलब जो रीसर्फेस होता है बाद में, लेकिन उसको भी डिफाइन करना कि वो मटेरियल कितना आपने पहले उसका नहीं किया था। उस केस में सर आपको जो नया एनडीटीवी का जजमेंट आया जो वो हेल्प करेगा इसमें कि रीअसेसमेंट के केस में कि आप अगर कोई जो पहले से मैटर आपने पहले सब कुछ बता दिया उसके बाद में डिस्क्लोजर आपका प्रॉपर है, तो देन रीअसेसमेंट अंडर दिस 147 will not be possible because the time limitation period 4 years will apply until and unless there is tangible material available with the department to state otherwise. फिर उसके बाद जो सेक्शन 263 है जिसमें ये कमिश्नर ये बोलता है सर कि द order of assessing officer is prejudicial to the interest of the revenue, और उस बेस पे आपका असेसमेंट 263 में करता है। तो वो कहना कमिश्नर के साथ, कमिश्नर के पास शायद अब ऑप्शन ना बचे क्योंकि आपने एक्सपर्ट सिस्टम बनाया सर। ये आप करी सेंट्रलाइज इसलिए रहे क्योंकि डिफरेंट एक्सपोजिशंस हैं अभी डिफरेंट जुरिडिक्शंस में। अब आपने रिव्यू यूनिट बना दी जो ऑर्डर में ये देखेगी कि केस लॉस परमानेंट है, यानी जो रेलेवेंट केस लॉज हैं, जो रेलेवेंट मटेरियल है, जो एडिशंस में बात होनी चाहिए वो उसमें ऑर्डर में हुई है नहीं, स्पीकिंग ऑर्डर है या नहीं, पेनल्टी इनिशिएट की नहीं की उस ऑर्डर में, ये सब बात उसमें सब जब रिव्यू यूनिट देखेगी तो आप कैसा कह सकते हैं सर कि अभी भी कुछ कमी बच गई कमिश्नर के लिए कि वो 263 कर दे, क्योंकि आपके पास टेक्निकल यूनिट भी है, आपने वैल्यूएशन ऑफिसर भी है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर भी है, सब टेक्निकल पूरा डिपार्टमेंट है। हो सकता है इसमें इंडस्ट्री वाइज आपके पास टेक्निकल एनालिसिस के लिए बंदे भी हो कि भाई आगरा में शू इंडस्ट्री है तो उनके हिसाब से आप मुझे डाटा दीजिए। फिर आपके पास वेरिफिकेशन यूनिट है, आपने पूरी वेरिफिकेशन यूनिट, तो ये बोल पाना कि कमिश्नर के लिए कि इट इज स्टिल प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू बहुत मुश्किल होने वाला है सर। फिर जो कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन वेरिफिकेशन यूनिट असेसमेंट यूनिट, वो कैसे होगा सर? जैसे मान लीजिए अब आपने जो मैसेज जो टेक्निकल यूनिट ने बोला कि ये ऑर्डर में आप ये इसमें ये वैल्यूएशन रिपोर्ट है इसके हिसाब से काम कीजिए, तो वो असेसिंग ऑफिसर जो है वो उसको समझ उस हिसाब से वो समझ पा रहा है जो वो कहना चाह रहे हैं। इसकी क्या गारंटी है कि वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा उन दोनों के बीच में? तो सर उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स इन्होंने डिजाइन किया है, जो उन्होंने स्कीम में भी लिखा है कि ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन टूल है, जिससे ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल की सर मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा जिससे आपको और क्लियरिटी होगी। ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन टूल की इन्होंने डेफिनेशन जो दी है वो ये है सर के मींस एन एल्गोरिथम फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर्स। तो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होगा सर ड्राफ्ट ऑर्डर्स का बाय यूजिंग सुटेबल टेक्नोलॉजिकल टूल्स इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विद अ व्यू टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन। तो आपकी जो अभी असेसिंग ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन होती है कि कुछ भी कर दे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, डिस्क्रिशन रिड्यूस होगा। तो इसलिए जो इंटरनल कम्युनिकेशन भी होगा इन यूनिट्स के बीच में वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा। और सर आप ये देखेंगे 142(1) के जो स्पेसिफिक क्वेश्चनर भी आए हैं वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, अगर आप नोटिस करिएगा तो। और जो ऑर्डर होगा वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन टूल यही चेक करेगा। फिर रेफरेंस एक और इशू है सर के रेफरेंस वैल्यूएशन ऑफिसर का अभी जो 142(2)A में होता है या स्पेशल ऑडिट जो सरकम 142(2)A में, तो वो कौन जुडिक्शनल एओ करेगा या एनईएसी करेगा? तो अब क्योंकि ये लगता है कि ये पहले इशू आ रहा था, लेकिन अब लग ये रहा है कि स्कीम में टेक्निकल यूनिट में, क्योंकि इन्होंने बोला है टेक्निकल यूनिट जो काम करेगा वो जो टेक्निकल यूनिट का काम है वो है कि परफॉर्म द फंक्शन providing technical assistance which includes any assistance or advice on legal, accounting, forensic, information technology, valuation, transfer pricing। तो
ट्रांसफर प्राइसिंग, टीपीओ वाली भी, वैल्यूएशन की भी, सब इसी में सर टेक्निकल यूनिट का काम बता दिया उन्होंने। डाटा एनालिटिक्स, मैनेजमेंट और एनी अदर टेक्निकल मैटर। तो टेक्निकल यूनिट का काम अगर ये होगा तो ये जो रेफरेंस है जिसके तहत ये होता है, because these sections are modified to the extent of the notification 62 to the extent these sections are modified by the scheme. हाँ, तो मैं बता रहा था कि are directions or suggestions of these technical verification या review unit not binding on the assessment unit. तो इसमें नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने इस तरीके से एनविसेज किया है कि जो भी सजेशंस आएंगे वो असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड करेगा। फिर असेसमेंट यूनिट का अपना विवेक है, वो दे विल यूज देयर ओन जजमेंट टू इनकॉर्पोरेट द सजेशंस ऑफ टेक्निकल वेरिफिकेशन और रिव्यू यूनिट। डेफिनेटली इसमें नेशनल ई असेसमेंट सेंटर भी ये देखेगा कि असेसमेंट यूनिट ने वो किया है या नहीं किया। वी विल सी इन in lapse of time what will happen to this. तो सर ये थे लीगल चैलेंजेस, इश्यूज जो आ सकते हैं। इसके अलावा मेरा सर प्रेजेंटेशन, हम टू सम अप मैं ये बोलूँगा कि ई असेसमेंट स्कीम इज वेरी गुड फॉर द फ्यूचर because there will be less harassment, there will be though there may be initially more litigation, but in the times to come स्कीम इसको गवर्नमेंट इम्प्रूव करेगी। और उम्मीद ये है कि क्योंकि सेंट्रलाइज्ड होगा तो जो पढ़ना भी सर हमें बहुत पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें केस लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक अब हो गया बहुत। उनके पास तो पूरी टीम है और हमारे पास भी होनी चाहिए टीम, तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का ईज ऑफ बिजनेस डूइंग रिफॉर्म में। ईज ऑफ बिजनेस में ग्लोबली सर इसको बहुत अच्छे से देखा जा रहा है इंडिया को इस रिफॉर्म को लेके, क्योंकि सारे जो आपके असेसमेंट्स हैं, अभी जितना हेरेसमेंट होता है वो अब नहीं होगा। तो in all this scheme is very good scheme, but there may be some issues which will definitely be ironed out by the government. Thank you very much. Questions हो तो आप please बोलो। अभी अजय गोयल जी भी कोई जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अजय गोयल जी से जो है रिक्वेस्ट कि वो अपना गौरव जी शायद उन्होंने ये चैट पर ये क्वेश्चन अपना डाला था। सर एक मिनट में देख लेता हूँ सर जी। चैट अजय गोयल जी ने क्वेश्चन पूछा था whether the draft order will be received by the assessee to review. यस सर, बिल्कुल। जो ड्राफ्ट ऑर्डर होगा वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जब उसको भेजेगा रिव्यू यूनिट को, तो बिल्कुल आपके जब रिव्यू यूनिट उसको वापस भेजेगा तो आपके पास भी उसमें पोर्टल पे लिंक आएगा रिव्यू करने के लिए। आपके पास भी ड्राफ्ट ऑर्डर, क्योंकि आपको शो कॉज तो मिलेगा ना सर, अल्टीमेटली मॉडिफिकेशन के लिए शो कॉज आपको मिलेगा, तो तब आपको पास ऑर्डर रिव्यू डायरेक्ट ऑर्डर होगा आपके पास। गौरव जी, अजय जी ने ही इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, वो मेरे चैट बॉक्स में नहीं आ पा रहा है। अगर आप देखें, इससे पहले इनका एक क्वेश्चन और था, अगर आपके चैट बॉक्स में आ रहा हो तो आप प्लीज एक मिनट सर, मैं देख चैट बॉक्स में। हाँ, अगर आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे ना तो वो शायद हट वो जाते आ नहीं रहा सर। हाँ, हाँ, हाँ।
अजय जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप फिर से आप वो क्वेश्चन आप प्लीज सेंड कर दीजिए। शायद ये क्वेश्चन था, इज द नोटिस में कम ऑन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। 1147 का क्वेश्चन है ये। क्या सर, क्या क्वेश्चन है सर? इज द नोटिस में कम ऑन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। हाँ सर बिल्कुल, उसमें ऑप्शन भी आ रहा है कि नोटिस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की ईमेल आईडी पे आ सकता है। ईमेल आईडी पे हमारे भी आया है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की ईमेल आईडी पे नोटिस आ सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड पोर्टल पे ही आएगा सर। और आप अगर उसको ऐड कर देते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, उसमें ऑप्शन आ रहा है सर, अब पावर ऑफ अटॉर्नी लगा के आप ऐड कर दीजिए, तो जो सीए का पोर्टल है उस पर भी सारी प्रोसीडिंग्स दिखेंगी, वहां से भी वो सबमिट कर सकता है। अगर और भी किन्हीं मेंबर्स की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। जैसे अभी सीए अरविंद कुमार अग्रवाल जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि देयर इज एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ एन पीपल दैट दिस स्कीम में रिजल्ट इन अनड्यू हाई पिच असेसमेंट, इज इट करेक्ट? सर ये तो हाई पिच असेसमेंट तो हो नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है आप देखने के टाइम के साथ, लेकिन ये आपको मैं इंश्योर कर दूं कि जो भी असेसमेंट होगा वो स्पीकिंग ऑर्डर होगा, और उसमें रीजंस होंगे, स्पेसिफिकली मटेरियल कंसिडरेशंस होंगे कि आपका एडिशन किन ग्राउंड्स पे हुआ है। तो आपको सर अपील में बहुत दिक्कत आने वाली है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि अपील में आपके पास मटेरियल उसको डिनाई करने का या वो करने का बड़ा मुश्किल होने वाली है अपील में। सर ने जैसे अरविंद अग्रवाल जी ने हाई पिच असेसमेंट का जो अभी पूछा, गौरव जी ने उसके बारे में बताया, मैं उसमें यही कहूँगा कि डेफिनेटली अभी इस डिजिटल मोड पे जो बात सर ने कही है उसमें जो बात छिपी हुई है वो शायद हम डिजिटल मोड पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आप जो सोच रहे हैं वो हो सकता है कि ऐसा भी हो। तो ये हम सभी को एक सोचना भी रहेगा, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे अपने बिजनेस को कहें या अपने हम इस तरीके से बिजनेसमैन को, क्लाइंट को भी हमें अवेयर करना होगा कि इस तरीके से चलें कि ये नहीं होगा आपके हम ये सोचें कि जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो कुछ भी कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। कोशिश ये करें कि हम ये सोचते हुए करें कि आगे चूंकि फेसलेस असेसमेंट है तो जो होगा वो देखा जाएगा नहीं, फिर वाकई में अगर हाई पिच हुआ तो देखा ही जाएगा वो कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें अभी हमारे सीए संजय कुमार मित्तल जी ने पूछा है कि हाउ टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको हो सकता है कि प्रोडक्शन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि 142(1) में अगर उन्होंने मांगा है तो आप सॉफ्ट कॉपी में दीजिए सर, अभी तो सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन है। सॉफ्ट कॉपी में पूरा जो टैली है उसकी पीडीएफ फाइल बन जाती है, हर एक सारे लेजर्स की पूरी कैश बुक, पूरी सारे लेजर्स, पूरी पीडीएफ फाइल बना के अपलोड कीजिए, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास अभी तो। लेकिन शायद मुझे लगता है सरकार इसलिए पूछना होगा कि उसमें लिमिटेशन है, जैसे अगर एमबीज की, तो वो अगर डाटा बहुत बल्कि हुआ तो हम कैसे। हाँ सर, वो आपको फिर ब्रेक करके करना पड़ेगा ना, मैंने बताया ना, मैंने बैंक स्टेटमेंट भी सर अपने किया था, वो ब्रेक करके करना पड़ेगा आपको। वैसे उसमें 50 MB सर लिमिट हो गई है अब अटैचमेंट की। अरविंद सर पूछ रहे हैं कि व्हाट विल हैपन इफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड मैनुअली। अब सर ये तो सर स्कैन करने पड़ेंगे आपको डेफिनेटली स्कैन करने पड़ेंगे। अजय गोयल जी ने भी इसका रिप्लाई दिया है, सर स्कैन इसमें करने पड़ेंगे। एक और वो है कि हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में, कई जैसे बेलगंज में कोई दूसरी लैंग्वेज में मेंटेन करते हैं सर अकाउंट्स, तो उनका क्या होगा सर? तो उनको तो कन्वर्ट कराने पड़ेंगे सर। यस, मेंटेन इन उड़िया भाषा। हाँ हाँ सर।
नहीं, मुड़िया के अलावा एक और भी चीज है, ये शायद जो हिंकी मंडी में जो जूते वाले हैं। मुस्लिम समुदाय से जो अच्छा मुनीब जैन वो साहब हैं, क्या नमस्कार। कहना मैं चाहिए, नमस्कार जैन अकाउंटेंट्स, साहब। तो वो लोग उर्दू में इसको लिख रहे हैं। तो उर्दू में पता लगा कि वो उन्होंने हेड लिखा, वो हेड तो समझ आ रहा है, वो सर हेड नहीं समझ आ रहा, बस अमाउंट समझ आ रहा है कि वो अमाउंट तो लिख दिया उन्होंने, लेकिन अब हेड क्या लिखा है वो पता ही नहीं। तो वो हाँ ठीक बात है कि वो प्रॉब्लम्स आएंगी कि उर्दू तो पता नहीं है, तो निश्चित रूप से वो कन्वर्ट भी करने पड़ेंगे। और आई थिंक जैसे आप अभी गौरव सर बता रहे थे अपने डेलिब्रेशन में कि वो आपके जुरिस्डिक्शनल एओ को भी अगर रेफर करना है तो वो रेफर कर देंगे। हो सकता है उस लेवल पे भी अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो वो रेफर कर देंगे, अब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट या वो चीज वहाँ पे प्रेजेंट करें हाँ और वहाँ पे बिल्कुल सर, बिल्कुल कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं सर जुडिक्शनल एओ को। अब सर एक क्वेश्चन आया है वरुण मिश्रा जी का, those who file ITR 4 with no maintaining accounts at all, they also need to face e-assessment। तो सर ये तो अगर आपका नोटिस आया है 143(2) में, तो असेसमेंट होगा आपका भी, और आपका भी फेसलेस असेसमेंट ही होगा। आप उसमें ये कह सकते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, लेकिन आपको जो सेल और परचेज है उसको वेरीफाई करने के लिए बिल परचेज तो वो मांग ही सकते हैं सर। वैसे उन्होंने 58,000 डेफिनेटली केस सिलेक्ट असेसमेंट किए हैं सर ऑल प्रोसीजर ओवर इंडिया। तो उन्होंने बहुत पोटेंशियल केसेस सिलेक्ट किए हैं, तो मेरे हिसाब से ITR 4 वाले केस तो हो ही नहीं होंगे सर। लेकिन उसमें भी यही है कि असेसमेंट प्रोसीजर तो डिफरेंट, कोई जो है एसएससी के लिए डिफरेंट नहीं है, जैसा गौरव जी आप अभी बता रहे थे। तो निश्चित रूप से फेसलेस असेसमेंट अगर इम्प्लीमेंट हो ही रहा है तो वो तो सभी के लिए है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए हैं और आप उसमें फॉलो नहीं करते हैं कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में, और आपने ITR 4 फाइल करी है, तो निश्चित रूप से अपने रिप्लाई में यही सबमिट करना होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है। उसके बाद में जो है वो क्या डिमांड करते हैं और डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना होने की कंडीशन में भी यही कहा जाता है कि आपने ये कैसे अराइव किया, ये फिगर सेल, ये टर्नओवर कैसे अराइव किया, उसके लिए आप बिल्कुल सर प्रोसीजर बिल्कुल। दिखाएं। तो आपकी अगर सर बुक्स ऑफ जीएसटी अकाउंट रिटर्न तो नहीं है होगी ही तो सर, उसके जीएसटी केस में रिटर्न तो आपको होगी। ये जो है दिखाना पड़ेगा कि आपने ये फिगर, आपने ये टर्नओवर, आपने ये प्रॉफिट, आप इस तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए आप, हो सकता है आप कहेंगे यार मैंने सेल का, परचेज का, वो तो आपने रखे ही होंगे, उनसे हमने ये बनाया। तो जरूरी नहीं है कि वो ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में तो आपको अपना एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाना ही पड़ेगा। और फेसलेस असेसमेंट अगर आ जाता है तो फेस करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जो है नहीं ITR 4 वालों को नहीं करना पड़ेगा। हाँ वो बात ठीक है, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि 58,000 जो सेलेक्ट किए गए हैं, तो उसमें जो है वो असेसमेंट उन्हीं के सेलेक्ट हुए हों जहाँ पे लग रहा हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इनके में कहीं ना कहीं कुछ असेसमेंट करने लायक है, इसी बेस पे सेलेक्ट होते हैं। अगर आगे किसी और मेंबर के कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। सर इसमें एक संजय कुमार मित्तल जी ने पूछा है, हाउ टू एक्सप्लेन बैंक एंट्रीज। बैंक एंट्रीज तो सर उसमें जो हम लोग कर रहे हैं वो जो आपका टैली की जो नरेशन होती है सर, उस नरेशन का प्रिंट आउट दे सकते हैं सर आप। और अगर आप बैंक स्टेटमेंट ही पूरा स्कैन करके अपलोड करते हो तो उसमें सर फिर आपको मार्क करना पड़ेगा पेन से। यही सर उसमें ऑप्शंस हैं। ये प्राची शर्मा जी का भी आया है, फॉर ई असेसमेंट स्कीम suitable amendments have not been made under the Income Tax Act but are being enforced by way of a scheme.
while this scheme takes away various powers of the AO on one hand, it also deprives assessee of natural justice and opportunity of personal hearing. Please throw light on the sanctity and validity of this e-proceedings scheme, which is not in line with the Act. हाँ सर, ये बात सही भी है। इसको हम एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर्स भी बोल सकते हैं कि इन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट किया और उसके थ्रू पूरी स्कीम लाई गई है। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं वो कैसे इसके साथ जेल अप होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी देखना बाकी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये चैलेंज तो होगी सर स्कीम कि इसमें काफी सारी त्रुटियां भी हैं। जैसे मैंने बताया, काफी सारे सेक्शन रिडंडेंट भी हो सकते हैं इस स्कीम की वजह से। जैसे 144 है तो जिसमें जेसी डायरेक्शंस देता है एओ को, तो वो काम अब होगा नहीं। या क्योंकि लॉन्ग टर्म इनका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि 143 जितने भी असेसमेंट हैं सारे सब इसी में स्कीम में ही आएंगे। तो धीरे धीरे वो सब त्रुटियों को रिमूव करेंगे। इसको हो सकता है सेपरेट कोड के थ्रू, क्योंकि ये नहीं आया है तो ये तो सर इशू है इसमें। बट दिस एवरी नोटिफिकेशन दैट issued in this scheme is to be laid before both houses of parliament, ये सर उसमें लिखा हुआ है सर एक्ट में। तो एक वहां से इसको लीगल सैंक्टिटी मिलती है, लेकिन एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर तो है ही। तो चैलेंज होगा जब कोर्ट में, तब पता लगेगा। अभी अंकित सिंगल जी जो है पूछ रहे हैं कि मेल जो है ईमेल अलर्ट की प्रॉब्लम कैसे दूर करें। क्लाइंट अलर्ट होता नहीं है, हर एक क्लाइंट के पोर्टल चेक करना नॉट पॉसिबल। सर हर एक क्लाइंट नहीं सर, जिसका केस आपके आया है सर, और मेरी जहां तक जानकारी है हर आगरा में 3-4 केस मैक्सिमम, ज्यादा अच्छा काम है तो 10 केस आए होंगे। तो उनको सर आप ज्यादातर आपके क्लाइंट तो विजिलेंट ही हैं, और अगर नहीं है तो वो सर आपको ऑल्टरनेटिवली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन का टाइम बहुत कम है और टाइम शेड्यूल उसमें बहुत स्पेसिफिक फॉलो करना है आपको, क्योंकि वो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा या फिर पेनल्टी का नोटिस आ जाएगा आपके पास। क्या इसमें जो ये मेल आएगा जी, इसके अलावा एसएमएस भी कोई पहुंचेगा उसके पास? सर मैंडेटरी है सर, नहीं चेक कर रहा है तो मैंडेटरी है सर एसएमएस। उन्होंने ये बोला है स्कीम में, डिलीवरी ऑफ रिकॉर्ड तभी माना जाएगा जब ये ईमेल के साथ इट इज फॉलोड बाय रियल टाइम अलर्ट। तो रियल टाइम अलर्ट एसएमएस भी आना जरूरी है सर। जी, तो अंकित सिंगल जी ने जो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, आई थिंक आपके इस चीज़ से एक ये समाधान निकल के आता है कि हमें एक तो मोबाइल नंबर प्रोफाइल में जो क्लाइंट के है वो क्लाइंट का मोबाइल नंबर हो, और कम से कम वो एसएमएस तो देखे ही। और निश्चित रूप से इस बात को तो मैं मानता हूँ कि इनकम टैक्स का अगर एक एसएमएस ये भी आ जाए कि आपका रिफंड आ गया है, तो भी वो हमें फ़ोन करके बताता है कि सर ये कुछ इनकम टैक्स से मैसेज आ गया है जो विजिलेंट नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल तो इनकम टैक्स का कोई मैसेज आएगा तो वो आपको बताएगा। तो इस पे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या हम प्रोफेशनल्स को ये बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि प्रोफाइल में मोबाइल नंबर इनकम टैक्स पोर्टल पे क्या अपडेटेड है। वो अगर क्लाइंट का नहीं है तो निश्चित रूप से क्लाइंट का कर दें, अदरवाइज हम हर तरीके से लायबल हो जाएंगे। क्लाइंट तो आराम से सोता रहेगा, और 15 दिन अगर निकल गए तो वो कहेगा कि सर मुझे कैसे पता, आपको तो सारा कुछ पता होता है मेरा। क्योंकि असेसिंग ऑफिसर से तो वो कहता ही है, अगर कुछ भी वो पूछा जाए तो पता लगेगा, वो यही बोलेगा कि साहब मुझे नहीं पता, हमारे सीए साहब को पता होगा। तो इस केस में हम मोबाइल नंबर क्लाइंट का ही रखें, तो कम से कम अलर्ट उसके पास एसएमएस आ जाए तो वो हमें बताए, ना कि हम मेल चेक करके और हम नोटिस देखें फिर हम क्लाइंट से कहें तुम्हारा नोटिस आ गया है। निश्चित रूप से जब क्लाइंट हमें बताएगा ना तो वो जो है इन्वॉल्व होके करेगा। जब हम उसे बताते हैं तो उसको उतना फियर नहीं होता, जब उसके पास आएगा और वो जब खुद देखेगा तब उसे पता लगेगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सर एक क्वेश्चन आया, प्राची शर्मा जी ने पूछा है, हाउ वुड द प्रोविजन फॉर इशुएंस ऑफ कमीशन अंडर सेक्शन 131 जो सिविल कोर्ट्स की पावर दी जाती है असेसिंग ऑफिसर को वुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो सर इसमें तो ये है कि 131 में अब जो उन्होंने
62/2019 नोटिफिकेशन जो निकाला है सर, उसमें that is modifying these sections sir to the extent, to the exception, adaptations and modifications modified by the scheme. तो जो स्कीम में इन्होंने जो सर नोटिफिकेशन निकाला है वो स्टार्टिंग ही ऐसी होती है, उसकी सब प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 7, 131, 124 सारे सेक्शन इसमें लिखे हुए हैं सर, और उसमें लिखा हुआ है कि दिस स्कीम विल बी मॉडिफाइड, दिस स्कीम विल मॉडिफाई दीज सेक्शंस। तो 131 भी डेफिनेटली जहाँ पे पावर होती है सिविल कोर्ट की असेसिंग ऑफिसर के पास इशू करने की, कमीशन के किसी को बुला सकता है वो, तो वो भी जो वेरिफिकेशन यूनिट है इनकी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर में, वो पावर एक्सरसाइज करेगी। अब वो सर कैसे होगा तो वो सर हम देखेंगे आगे चल के कैसे होगा, या हो सकता है उनको अगर कहीं भी लगेगा कि नहीं हो पा रहा है तो द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर कैन ट्रांसफर द केस टू जुडिक्शनल एओ, तो वो कहीं भी जुडिक्शनल एओ पर ट्रांसफर हो सकता है हमेशा। एक सर क्वेश्चन है वरुण मिश्रा जी का, communication with the taxpayer will be done by any AC or REAC, any direct communication with taxpayer for other information, who will authorize it at what level? तो सर आपको तो पता ही लगेगा कि NEAC है या REAC है, उस REAC ही होगा सर, क्योंकि 8 में से एक REAC आपको उसमें से जो भी यूनिट होगी वो असाइन होगी, और जो कम्युनिकेशन होगा वो आपको REAC से करना है। कोई भी कम्युनिकेशन इंटरनल यूनिट से आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। एवरी कम्युनिकेशन इन दिस स्कीम, जो स्कीम एनविसेज की गई है वो उसमें सारा कम्युनिकेशन आपस में NEAC से ही होगा आपका, और यूनिट्स का भी सारा NEAC के थ्रू ही होगा, NEAC या REAC जो भी आपको, और ऑथराइजेशन तो सर NEAC या REAC का ही रहेगा, वो आपको पता नहीं लगेगा। दैट इज इंटरनल मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक, एवरीथिंग इज हैपनिंग इलेक्ट्रॉनिकली।